नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के हसनपुर में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। हसनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने वालों पर कड़ा ऐतराज जताया और कथित तौर पर उन्हें जूते से मारने की धमकी दे डाली। शौकत अली ने कहा कि एआईएमआईएम ने अपनी विचारधारा और संगठन के बल पर राजनीति एआईएमआईएम करती है और उस पर लगाए जा रहे जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है, जबकि समर्थकों ने इसे उकसावे का जवाब बताया। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आपराधिक प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बयान को लेकर सियासी बहस अब तेज हो गई। दौरा स्टार्ट हो रहा है। एमआईएम पार्टी पैगाम इत्तेहाद के प्रोग्राम नुक्कड़ सभाएं चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है। जिला पंचायत इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन की तैयारी चल रही है। उसी सिलसिले में आज इस इलाके में आना हुआ है। अमरोहा के हसनपुर में पतंग अकेली उड़ेगी या किसी का साथ लेगी? देखिए, वक्त आने दीजिए, इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि एक मजबूत गठबंधन थर्ड फ्रंट बने उत्तर प्रदेश में। जैसे बी टीम का मामला चल रहा है ज्यादातर, क्या है ये पूरा मामला इसका? आप ये उनसे पूछिए क्या मामला है। ये इल्जाम मान्यवर काशीराम पर भी लगाया गया था और बी टीम कोई साबित कर देगा। अब हमारे कार्यकर्ता अपना जूता लेकर के तैयार है। जो ये बात बोलेगा, हमारे कार्यकर्ता जूता निकाल के मारे। तो मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव से एक परिवार के 5 सदस्य, एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चे ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। सुबह 10:15 बजे पुलिस को सूचना मिली और तुरंत मौके पर टीम रवाना की गई। यह दुखद घटना पूरे इलाके में शोक और सनसनी फैलाने वाली है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस परिवार की मौत के सटीक कारणों की पड़ताल की जा रही है। तो खप्परपुर गांव में शोक और सनसनी फैल गई इस पूरी घटना को लेकर। तो मथुरा में 5 लोग जो है एक ही परिवार के फांसी के फंदे पर झूलते हुए दिखाई दिया। और आपको बता दें कि तस्वीर कितनी भयावह होगी, कितनी भयानक होगी, कितनी विभत्स होगी। आप सोचकर अंदाजा लगाइए कि एक ही परिवार के 5 लोग फांसी के फंदे से झूलते हुए अगर दिखाई दें, 3 बच्चा और एक दंपत्ति यानी कि पति पत्नी, 5 जो है लोग। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वो घर जिसमें ये पूरी घटना घटी, वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, वहाँ पर किस तरह से पूरा जो है प्रशासन पहुँचा हुआ है। हालांकि अब इस पर 2 तर्क दिए जा रहे हैं, एक हत्या का और दूसरा आत्महत्या का। हालांकि अब ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि हत्या या आत्महत्या, लेकिन एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है वो ये, इस पूरी घटना ने शोक फैला दिया है, सनसनी फैला दिया है पूरे इलाके में। और आपको बता दें कि वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन वहाँ पर पहुँचा हुआ है, किस तरीके से एक पूरा जुलूस वहाँ पर भारी भीड़ का वहाँ पर पहुँचा हुआ है इस पूरी घटना को लेकर। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। विवेक, ये जो एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरी खबर है? कहाँ की खबर है? कितने बजे की खबर है? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, जो आपको बताना चाहूंगा, ये मथुरा के महावन थाना क्षेत्र स्थित खप्परपुर गांव में की घटना है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात को परिवार ने दूध में जहरीला पदार्थ मिलाकर सेवन किया था। मंगलवार को सुबह जब घर में हलचल नहीं देखी गई तो पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने आकर जब देखा तो सारे लोग जो है गहरी नींद में सोए हुए थे। जब पास जाकर सारी जांच पड़ताल की तो उन्हें मृत पाया गया। तो विवेक, ये जो पूरी घटना आई, एक बात तो तय है कि इस पूरे घटना से पूरे प्रदेश का
जो ध्यान इस पूरी घटना पर गया है, क्योंकि ऐसी 2-4 केस ही हम देखते हैं। हमने देखा इसके पहले भी कि एक ही परिवार के 6-7 लोग, 8 लोग, 10 लोग इस तरीके की घटना हमने पहले भी देखी है। लेकिन मथुरा में जो घटना घटी, ये परिवार किस लिए इस कदम को उठाया? हालांकि पुलिस तो कह रही है कि अब ये तो जांच का विषय है कि हत्या है कि आत्महत्या, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि दूध में जहर मिलाकर पूरे परिवार ने पी लिया। क्यों पी लिया, इसके पीछे का क्या कुछ कारण, इसको लेकर कोई तस्वीर स्पष्ट हो पाई? देखिए, अभी भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। सभी लोग जिस प्रकार पुलिस की बातों पर चल रहे हैं और आस पड़ोस में भी जब पूछने पर लोग कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है, तो अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें सामने आनी है। थोड़ा सा देरी से सही, लेकिन सारी चीजें सामने आएंगी और जल्द पूरे मामले का खुलासा जो है होगा। तो विवेक, प्रशासन चूंकि वहां पर पूरा लेकर पहुंचा हुआ है, पूरा लाल लश्कर, इसको लेकर प्रशासन का आधिकारिक बयान आया कि ये हत्या है, आत्महत्या है, पोस्टमार्टम उनका कराया गया, नहीं कराया गया, पीड़ित परिवार का या आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये जानने और समझने की कोशिश की आप लोगों ने? देखिए, आस पड़ोस में जब लोगों से बातचीत की गई तो आस पड़ोस के लोग खुलकर कुछ भी कहने को अभी तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुगबुगाहट लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, सारी बातें स्पष्ट होंगी और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो कई तथ्य इसमें निकल करके सामने आएंगे, सारे कारण सामने आएंगे। और पुलिस का भी यह दावा है कि जल्द से जल्द पूरे मामले को जो है खोला जाएगा और कारण स्पष्ट किए जाएंगे। विवेक, और ये जो दंपति है, मतलब ये जो पति पत्नी थे और 3 बच्चे थे, बच्चों की उम्र क्या कुछ रही होगी? और ये जो परिवार था, ये प्रॉपर मथुरा का ही रहने वाला है या मथुरा रह रहा था? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल करके आ पाई है, बच्चे की उम्र कंफर्म नहीं हुई, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है वह यही है कि 10 वर्ष की आयु में सारे बच्चे बताए जा रहे हैं। और ये महावन क्षेत्र का रहने वाला पूरा परिवार बताया गया है। ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 3 बच्चों के साथ परिवार ने जो है, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक ने बताया कि दूध में जहर मिलाकर उसका सेवन किया और गहरी नींद में पूरा परिवार सो गया। और नतीजा क्या हुआ, सुबह जब आसपास पड़ोस के लोगों को किसी प्रकार की कोई भनक नहीं पड़ी और किसी प्रकार की आवाज नहीं आई, तो लोगों ने जाकर वहां पर जब जांच पड़ताल की तो फिर सबके होश फाख्ता हो गए उस घटना को, उस मंजर को, उस तस्वीर को देखने के बाद। हालांकि घर के बाहर का ये जुलूस, ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में ये बताता है कि मथुरा की ये कितनी बड़ी घटना है। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना ने पूरे प्रदेश की जो नजर है वो इस पूरी घटना पर बनी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नारेबाजी करते हुए 4 सूत्रीय ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। उनका यह कहना है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर विशेष रूप से अल्पसंख्यक और समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो फिर सपा बड़ा आंदोलन करेगी, यानी समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। युवा नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लोकतंत्र में वोट की चोरी नए तरीके से इसकी चोरी की जा रही है और फॉर्म 7 का गलत उपयोग अनैतिक रूप से नाम हटाने के लिए हो रहा है। सपा ने चुनाव आयोग से निष्पक्षता बरतने और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने की मांग की। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र में सभी लोगों का है। भाजपा वाले अपने मंडल अध्यक्ष के द्वारा या किसी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा फर्जी 7 नंबर फार्म भर करके बीएलओ पे दबाव बनाकर वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आज धरना प्रदर्शन करने आई है। और यदि ये लोग नहीं माने, इसी तरह बेईमानी करते रहे, तो हम लोग सड़कों पर, समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। समाजवादी पार्टी कुछ चीजों को लेकर चिंतित है, जैसा कि आप लोग भी बहुत दिनों से महसूस कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि
चोरी करने के तमाम नए तरीके जो इससे पहले लोकतंत्र में कभी नहीं हुए, इस देश में कभी नहीं हुए, वो आजमाए जा रहे हैं। पहले एसआईआर से पहले, जब एसआईआर कराने से पहले एक संगठित चोरी वोट की चोरी होती थी। उसके बाद जब संगठित चोरी नहीं हो पाई, उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू हुए। चाहे दिल्ली हो, यूपी में हमारे माननीय अखिलेश जी ने इस संबंध में आवाज उठाई, बिहार में आवाज उठी, दिल्ली में केजरीवाल जी ने आवाज उठाई। उसके बाद उसको संगठित चोरी को एक इंस्टीट्यूशनल चोरी के रूप में बदल दिया और एसआईआर आनन फानन में लागू कर दिया। जब उसमें भी हमारे लोग इतने ज्यादा सक्रिय हो गए, इतने ज्यादा सक्रिय हुए, हमारे बूथ पे जा जाके प्रत्येक कार्यकर्ता जिनका मंशा थी जिनका वोट काटने की, वो जब सक्रिय हो गए तो इन्होंने एक नई चोरी का एक नया तरीका अपनाया है कि पीठ पीछे से वार करो, 7 नंबर फॉर्म भरिए, जबकि वो इस चीज के लिए है कि अगर वास्तव में कोई गलत वोट जुड़ा हुआ है तो उसको कटवाने के लिए 7 नंबर फॉर्म है। लेकिन बड़े अनैतिक तरीके से ऐसे लोगों के नाम से जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे लोगों के नाम से फॉर्म नंबर 7 भरा जा रहा है। और बीएलओ को चूंकि सत्ता के दबाव में लेकर, चूंकि सत्ता पक्ष के जो भी नेता होते हैं उनके दबाव में रहते हैं बीएलओ, तो उनको दबाव में लेके वोट कटवाए जा रहे हैं जबरदस्ती। वोट डालने का अधिकार। तो महोबा में स्कूल फेयरवेल की खुशियां उस समय दहशत में बदल गई जब विदाई समारोह के बाद कुछ छात्रों ने कीरत सागर तट पर जानलेवा स्टंट करना शुरू कर दिया। तेज रफ्तार और रेस के जुनून में एक बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और पलट गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की भूमिका पर भी सवाल उठने लग गया। स्थानीय नागरिक मैयादीन ने यह बताया कि स्टंटबाजी युवाओं के लिए खतरे के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हो रहा है इस स्टंटबाजी से, और यह घटना युवाओं में बढ़ते तेज रफ्तार के क्रेज और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर गंभीर बहस छेड़ रही है। कीरत सागर पर ड्यूटी कर रहा था, इसी समय पे एक गाड़ी आई बहुत तेज़ी से उस तरफ का, इसलिए गेट भी बंद किए इन लोगों के चक्कर में। उधर से लौट की गाड़ी आई, इतनी तेज़ आई कि अपने आप इसने खंभे में ठोकर मार करके और पट्टी भी तोड़ दी। इन लोगों को बैन लगाया जाए ताकि यहाँ गाड़ियाँ ना आए, पुलिस प्रशासन की कुछ व्यवस्था की जाए। यहाँ पर कौन लोग चला रहे थे? ये लड़के थे यहाँ पर, ये लड़के चला रहे थे, 15-50 लड़के आए हुए हैं यहाँ पर। अब ये नहीं मालूम बाराती हैं या कहाँ के घूमने वाले हैं या। तो बुलंदशहर में भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सिकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने ग्राम किसौली पहुंचकर सीधे किसानों के साथ संवाद किया और देश के आम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। राजकुमार चाहर ने कहा कि इस बजट को तैयार करते समय महिला, गरीब, किसान और नौजवान सभी को ध्यान में रखा गया। किसानों ने बजट के विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं के बारे में सवाल किए, जिनका सांसद ने विस्तार पूर्वक जवाब दिया। यह कार्यक्रम किसानों को सरकारी नीतियों से जोड़ने और उनकी समस्याओं को समझने का एक प्रयास था। बुलंदशहर जनपद के किसौली गांव में बड़ी संख्या में आपने देखा किसानों के साथ एक संवाद बातचीत हुई है। और बजट में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने जो एक दूरदृष्टि वाला बजट, देश को मजबूत करने वाला बजट, देश की नींव को मजबूत करके भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट और एक विकसित भारत की संकल्प को साकार करने वाला जो बजट दिया है, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा सभी वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास, तो उसी में आज किसानों से बातचीत हुई है। बड़ी संख्या में किसानों से मिलना हुआ है, उसी के लिए आज आना हुआ। यूपी का बजट आने वाला है। यूपी का बजट आने वाला है। अब यूपी का बजट आ जाएगा, उसके बाद उसकी चर्चा की जाएगी। देश ने एक बड़ा हिस्सा यूपी को दिया ही जाता है, तो उसके बाद यूपी के बजट के बाद यूपी के विषय सारे निकल के आएंगे। केंद्र ने जो योजनाएं बनाई हैं यूपी में उनका अच्छे से संचालन हो सके, इसके लिए बजट में सर्वाधिक व्यवस्था यूपी के लिए की गई। आपने अपने अभी संबोधन में कहा था कि अभी स्वामीनाथन रिपोर्ट की 90% हाँ जी, वो मान ली गई। हाँ जी, बिल्कुल। कौन सी मुख्य नहीं, सारी मांगी जो भी किसानों की मांग थी, स्वामीनाथन आयोग जी ने जो भी उनकी आय को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें कही थी अलग अलग प्रकार से, उनको सबको माना गया है। कुछ चीजें हैं जो आगे चल के हों। बुलंदशहर जनपद के तो मैनपुरी शहर के ज्योतिका आरोग्य धाम अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की घोर लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु और उसकी मां की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित ऋतिक कुमार ने यह बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी अंबिका सिंह को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। रात में बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन अस्पताल ने
मृत अवस्था को छिपाया और पत्नी की हालत गंभीर होने के बावजूद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सफाई में डॉक्टरों ने अंबिका को मृत घोषित कर दिया। जब पति मृतका के शव के साथ वापस अस्पताल पहुंचे तो देखा कि डॉक्टर पूनम पाठक उनका स्टाफ ताला लगाकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने अस्पताल से बच्चे के शव को कब्जे में लेकर परिवार को सौंपा और इस घटना ने स्थानीय लोगों में अस्पतालों की जिम्मेदारी और लापरवाही पर गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। बस प्रेगनेंट थी, 9 महीने की, शाम को लेके गए थे 6 बजे जी। पूनम पाठक हॉस्पिटल फूलबाग के सामने। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर से हमने बोला था कोई रिस्क मत लेना, अगर नॉर्मल हो सके तो करना, नहीं तो ऑपरेशन कराते हैं। जी। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, एडमिट कर दिया। रात के 11:30 बजे बेटा पैदा हुआ। सब सही थे कंडीशन? कंडीशन डॉक्टर ने बताई आगे बात ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, लेकिन जब अंदर गए तो बच्चा मतलब डेड लेटा था, उसकी ऑक्सीजन लगी। अच्छा। तो वाइफ का बीपी जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन, एकदम मरणासन स्थिति में। जब डॉक्टर यहाँ से बात निकल गई मतलब वहीं कैजुअलिटी तो वहीं हो गई थी, वहाँ से लेके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जी। डॉक्टर सेंगर मिले यहाँ पे, तो उन्होंने परामर्श दिया सैंपल के लिए। यहाँ हॉस्पिटल से निकल नहीं पाए थे, हालांकि गए तो सैंपल तक थे, लेकिन एक्सपायर नहीं। तो डॉक्टर की लापरवाही रही है पूरा मामला। इस पूरे घटनाक्रम में क्या डॉक्टर मौजूद थी, डॉक्टर पूनम पाठक वहाँ? हाँ मौजूद। तो उनसे लगातार आपकी बात हो रही थी, वो क्या कह रही थी आपसे? कुछ नहीं हो जाएगी, आपको मतलब झूठा आश्वासन देती नहीं? आश्वासन देती रही, अब लापरवाही नहीं हुई, बच्चा खत्म हो जाता तो मैं दोनों लोग कैसे, कैजुअलिटी दोनों की कैसे हो सकती है अगर लापरवाही नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नफीस अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। नफीस, जिस तरीके से नवजात शिशु और मां की अस्पताल में मौत का ये पूरा मामला आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ अभी तक इस पूरी घटना पर अपडेट है? विस्तार से बताइए। जी शिवम, आपको बता दें जिस तरीके से मैनपुरी में इस तरीके की घटनाएं जो आम होती हुई चली आ रही हैं, ये पूरा मामला मैनपुरी के ज्योतिका आरोग्य धाम अस्पताल से का है, जहां डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से ये घटना हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जो महिला की सहसई में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, वहीं बच्चे का जो शव था वो परिजनों को नहीं दिया, तो इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद ही नफीस, ये जो इस पूरे मामले में बच्चे को परिवार को क्यों नहीं दिया डॉक्टरों ने? जी मैं बता दूं कि जिस तरीके से कि जो हॉस्पिटल के जितना भी स्टाफ था वो हॉस्पिटल को बंद करके वहां से भाग गया था, जिसके बाद परिजनों ने 112 पे फोन किया। फोन करने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची है, तब हॉस्पिटल का स्टाफ आया, उसके बाद बच्चे की डेड बॉडी को दिया गया है। जी, तो बच्चे की भी मौत हो गई और उसकी मां का तो कहीं और भेजने के बाद तो उसकी डेथ हो ही गई थी, यही खबर है? जी बिल्कुल, आपको बता दें महिला की जो मौत हुई है उस एफआई में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं बच्चे की जो है अस्पताल में ही मौत हो गई थी फिलहाल। तो नफीस, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पीड़ित है वो ये कह रहा है कि भाई डिलीवरी करवाने पहुंचे, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ ठीक हुआ, तो फिर ये अचानक से मौत कैसे हो गया? मतलब इसके पीछे क्या कारण है? और डॉक्टर में अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर अस्पताल बंद करने के भागने की क्या जरूरत थी? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें जिस तरीके से जो घटनाक्रम रहा है वहाँ बच्चा जो है जो नॉर्मल हुआ है, उसके बाद प्रसूता की हालत बिगड़ी है। प्रसूता को जो हालत बिगड़ने के बाद उसे जो है सहसई ले गए हैं, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं बच्चा जो था वहीं अस्पताल में भर्ती था, जहां कुछ समय के बाद जो है डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया है। वहीं अस्पताल में ताला लगाकर चिकित्सक वहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल उसके परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी, तो ये जो पूरा डॉक्टर और स्टाफ का ये जो पूरा कुनबा है ये गायब हो गया, इसका कुछ अता पता चला, गिरफ्तारी हुई इन सबकी कि नहीं? जी शिवम, आपको बता दें अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कर रही है। जी नहीं, तो नफीस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैनपुरी की पहली घटना नहीं है। पिछले मतलब 5 कहानियां ऐसे 5 घटनाएं तो हमने चला रखी है। मतलब लगातार आए दिन अगर इस तरीके से वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है, कोई माई बाप है इन सब का कि नहीं है? कि मतलब कोई तो देख रहा होगा ना कि ये किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, किस तरीके से नहीं चल रहा है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है क्या नफीस?
जी 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 शिवम, आपको बता दें जिस तरीके से मैनपुरी में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से जो है अर्थव्यवस्था जो है स्वास्थ्य विभाग की जो बात की जाए पूरी तरीके से ध्वस्त है। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जनपद के सीएमओ है, सीएमओ जो है ऑफिस के अलावा कहीं कुछ देखते नहीं है। वहीं पर जो है उनके जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। कहाँ क्या घटना हो रही है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरा सवाल इस बात का उठता है जनपद मैनपुरी में जो है झोला छाप जो है चरम सीमा पर है और जहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं जिसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। जी नहीं तो अगर नफीस झोला छाप की तो बात छोड़ ही दीजिए, अगर पढ़े लिखे डॉक्टर जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों का विश्वास तो पढ़े लिखे डॉक्टरों से उठा जा रहा है। मतलब ऐसा क्या हो गया कि एक अच्छा खासा माँ और बच्चा जच्चा बच्चा दोनों खुश है और अचानक माँ की मौत हो जाती है, थोड़ी देर बाद बच्चे की भी मौत हो जाती है। फिर तो झोला छाप तो छोड़िए, ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इन पर सेट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम रहा है जहां पढ़े लिखे डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं जो उनकी लापरवाही, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हॉस्पिटल में जो है जो योग्य डॉक्टर हैं वो कुछ ही पल के लिए आते हैं, बाकी का जो है उनका देखरेख जो है स्टाफ करता है और इसी वजह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है। जी तो नफीस, इस पूरी घटना को सीएमओ साहब तक या उच्च अधिकारियों तक इस पूरी घटना को पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि अगर इस तरह से चीजें चल रही हैं फिर तो ये तो बहुत भयावह है, बहुत विभत्स घटना है ये। मतलब लोग तो जाने से डरेंगे यहाँ पर, जहां पर लोगों को लगता है जानने से हराम होगा वहां जाके जिंदगी उनकी हराम होगा। जी जी शिवम, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी मैनपुरी में दौरा रहता है, वहाँ जब भी आते हैं तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की बात करते हैं, लेकिन मैनपुरी में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है नफीस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सीएमओ साहब और स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा इस खबर को ध्यान से सुने, देखे और समझे कि जिसको लावारिस छोड़ दिया गया है सीएमओ साहब के दिशा निर्देश में, वहां व्यवस्था कैसी चल रही है। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। मतलब एक मां और बच्चे की, यानी जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जाती है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और डॉक्टरों की हिम्मत तो देखिए, पूरा अस्पताल बंद करके वहां से 9-2-11 रफू चक्कर। फिर सवाल यह उठ जाता है कि भाई ऐसे कैसे विश्वास होगा लोगों को, और किस तरीके से ये झंडा बरदार लोग जो अस्पतालों में बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सीएमओ साहब आएंगे और हाथ में एक गाजर थमा के लोगों को निकल जाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन डॉक्टरों के खिलाफ, उन पूरे स्टाफ के खिलाफ जो इस पीड़ित परिवार को उजाड़ने में जिनका तनिक भी हाथ है, उन सब के खिलाफ बाकायदा जांच करके कड़ी कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। और यह खबर यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी देखना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री को भी देखना चाहिए यूपी के, कि किस तरह से यह सब चल रहा है। सीएमओ साहब कहीं के भी हों, इक्का दुक्का अगर छोड़ दीजिए तो कहीं पर किसी भी सीएमओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां जैसे मन करता है वैसे चलाइए, क्योंकि सब अपने बाप का है। मतलब यही मानकर सब बैठे हुए हैं, सबको लगता है बपोती है अपनी, कोई समस्या नहीं है, खेलो जितना खेल सकते हो। तो यह तो हाल है मतलब मैनपुरी की। मतलब पिछले एक हफ्ते में ऐसी 4 खबरें तो हमने चला दी हैं जहां पर इस तरीके से लापरवाही सामने आई है। लोगों का तो ये अब जो विश्वास है ना, वो इस पूरे सिस्टम से उठता जा रहा है, ये सोचकर कि कब किसका हंसता खेलता परिवार वो जमीन पर पसरा हो, किसी को कोई अंदाजा नहीं होगा, किसी को कोई भनक नहीं होगी और किसी को कोई किसी बात का फर्क भी नहीं पड़ता है। करना क्या है, अस्पताल में ताला लगाना है, गाड़ी निकालनी और वहां से रफू चक्कर यानी 9-2-11 हो जाना। तो ये तो हाल है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य महकमे का और तमाम अधिकारियों का। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक भवन मालिक ने अपनी इमारत में आग लगा दी, जिसमें अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई रोकनी पड़ी प्रशासन को और मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। घटना तब हुई जब मकान मालिक को ध्वस्तीकरण के लिए तैयार होने के लिए कहा गया। आरोपित ने पेट्रोल डालकर आग लगाई और लोगों की तरफ भी फैलाने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाकर आग बुझाई, कोई जनहानि नहीं हुई। आरोपी मकान मालिक फरार हो गया, जबकि उसके भाई को पुलिस ने पकड़ा। प्रशासन ने भविष्य में ऐसे मामलों में बेहतर संवाद और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया। ये जो तोड़फोड़ हुई है ये बिल्कुल इलीगल है और ये कानून के पूरा उल्लंघन हुआ है। आज ये जो तरीका आज अपनाया गया बिल्कुल गलत है। आपने 331 की नोटिस दिया, फिर 2 दिन के बाद आपने इसकी नोटिस दिया
334 की ये कहीं से भी आपकी अप्लाई नहीं कर रही है। आज ये जबरदस्ती घुस के जो तोड़फोड़ हुई है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उनको। यहाँ पे अभी जो ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है दाल मंडी में, इसी में एक अराजक व्यक्ति द्वारा अपनी दुकान के सामने छज्जे पे तेल फेंक करके आग लगाई गई है और वहाँ से वो फरार हो गया है। तो इसको अभी दबिश दे करके पकड़ा जा रहा है। क्या स्थिति है सर यहाँ पे? देखिए सब हालात सामान्य है और ध्वस्तीकरण का कार्य है वो पूर्ण रूप से चल रहा है। फोर्स जितनी है यहाँ पे पर्याप्त फोर्स पहले से मौजूद थी और अभी उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। देखिए जो यहाँ पे ध्वस्तीकरण के कार्य में अवरोध करेगा ये न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य किया जा रहा है और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संबल पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिसका नाम मोहित है और उसने एक किसान शिषपाल को फर्जी इनकम टैक्स नोटिस दिखाकर धमकाया और कार्रवाई से बचाने के नाम पर 24 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें उसने खुद को आईटी अधिकारी बताया, लेकिन जांच में फर्जी निकला। आरोपी के कब्जे से इनकम टैक्स आईडी कार्ड, कूटरचित नोटिस और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। नखासा कोतवाली प्रभारी संजीव बालियान ने कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। संबल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी और बताया कि आरोपी को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। कल दोपहर के समय पुलिस नखासा को सूचना मिली कि एक मोहित नामक व्यक्ति है जो इनकम टैक्स का अधिकारी बनके अख्तियारपुर गांव में शिषपाल नामक किसान के घर पे आया और उसको बताया कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का अवैध धन है और मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर होने के नाते आपको ये नोटिस देता हूं और आप इसमें से 12% की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप जो करीबन 24 लाख रुपए हैं वो मुझे जमा कराएं। नोटिस देखने के बाद में और किसान को अपनी हालत समझने के बाद में उसको पता भी है कि वो नॉन टैक्सेबल इनकम है उसके पास। इस तरीके की सूचना पे उसने थाना नखासा को सूचना दी। तुरंत तब तक उसने अपने व्यक्ति को कन्वर्सेशन में एंगेज करके रखा। थाना नखासा की पुलिस मौके पे आई, तब उसके पास से इस व्यक्ति जिसका नाम मोहित और प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम, ये ठिल्लूपुरा नखासा का रहने वाला है, इसके पास इसने एक इनकम टैक्स विभाग का एक फर्जी आईडी कार्ड बना रखा था, एक कूटरचित आयकर विभाग का लेटर भी ले रखा था और एक ये कूटरचित नोटिस इसने जो शिषपाल नामक किसान के नाम पे नोटिस भी बना रखा था। पुलिस के द्वारा तुरंत उन तीनों जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है इनको कब्जे में लिया। इससे पूछताछ पे ये पता चला कि एक अन्य इसका साथी अभियुक्त है, उसके साथ मिलके उसने ये योजना रची थी और भी भविष्य में इस तरीके की कई लोगों को ठगने का इन लोगों का प्लान था। तो बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक से लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक का मनोज पुत्र नंदू रसूलाबाद जिला उन्नाव का रहने वाला था और प्रतापगढ़ से पंजाब जा रहा था। राहगीरों ने सूचना देने के बाद पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मृतक के मालिक को सूचना दी और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। यह घटना उसी दिन क्षेत्र में हुई दूसरी मौत के रूप में चर्चा का विषय बनी, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहा है। तो मैनपुरी के कस्बा नवीगंज में यूजीसी कानून के समर्थन में एक रैली और प्रदर्शन आयोजित किया गया। रैली नवीगंज स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होकर मुख्य मार्ग में होते हुए ग्राउंड पर समाप्त हुई और इसमें स्थानीय नागरिक, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कानून के समर्थन में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का ध्यान यूजीसी से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित करने और छात्रों और शिक्षण संस्थानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी ने रैली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाया। समापन पर सभी वक्ताओं ने एकजुट रहने की अपील की और थाना अध्यक्ष बेवर अनिल कुमार को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हम लोग यूजीसी के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो हम लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिना नियमों में संशोधन किए ये रेगुलेशन जो है वो लागू कर दे, जिससे हमारे जो अत्याचार हम लोगों पे हो रहे हैं वो बंद हो जाए। अच्छा, इन लोग ये रैली निकाल रहे हैं, कहाँ से शुभारंभ हुई और कहाँ तक जाएगी? यहाँ से हम लोग सरकारी अस्पताल नवीगंज से शुभारंभ कर रहे हैं और जाके पूरे गाँव में घूम के, हाईवे पूरा घूम के, उसके बाद में चौराहे पे आके खत्म कर देंगे। सरकार से मांग करते हैं जो हमारा ये रेगुलेशन एक्ट लागू हो रहा है, लागू किया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है,
तो ये लागू होना चाहिए बिना किसी संशोधन के, बिना नियमों में संशोधन किए ये लागू होना चाहिए। ऐसा महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यूजीएस कानून जो लागू किया है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग उसके समर्थन में आज इस रैली को निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारा संविधान के हिसाब से जो हमारे हक है, वो अधिकार है, वो हमें दिलाया जाए, इसलिए हम उसके पक्ष में आज रैली निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से आप? क्या मांग क्या यही कहते हैं जो हमारे एससी ओबीसी के वर्ग के साथ जो अन्याय और उससे अन्याय न हो, और ये कानून लागू किया। जब ये कानून लागू हो जाता है, ऑटोमेटिक जो है वो हमारे ऊपर जो अत्याचार है वो बंद हो जाएंगे। हम ये यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाल रहे हैं। हमारा इस पदयात्रा का एक यही संदेश है शासन प्रशासन सभी के लिए कि हम चाहते हैं कि हम जो पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के साथ जो विश्वविद्यालयों में हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, जातिगत टिप्पणियाँ होती हैं, हमारा जातिगत मानसिक और आर्थिक शोषण होता है, हम उसके मतलब पक्षधर नहीं हैं, हम उसके हमारे साथ जो अन्याय होता है उसके विरोध में हम चाहते हैं कि जिस तरह से सभी को हर वर्ग, हर ओबीसी एससी समान सभी एकजुट होकर रहें, एक जैसे रहें। तो बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी अभिषेक ने जगह जगह पुलिस बल तैनात कर विभिन्न रूट्स को डाइवर्ट किया और ताकि लाखों जो कांवड़िए हैं उनको हरिद्वार से कांवड़ लेकर सुरक्षित यात्रा करने में कोई परेशानी ना हो। मंडावली थाना क्षेत्र जो उत्तराखंड बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, कांवड़ियों के गुजरने का पहला प्रमुख जो थाना क्षेत्र है और मंडावली थाना प्रभारी राकेश कुमार ने ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित की। सुरक्षा व्यवस्था में मोचा महादेव मंदिर और अन्य प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि यात्रा सुरक्षित और निर्बाध रूप से संपन्न हो। साथ ही जंगली जानवर और अन्य बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया जिसमें कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर के एसपी अभिषेक ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। हरिद्वार से पहला जो थाना पड़ता है वो थाना मंडावली पड़ता है। थाना मंडावली के जो है एसओ उन्होंने भी जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। और अब तक देखा गया है कि कांवड़ यात्रा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की निगरानी में सकुशल संपन्न होगी। अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। देखा गया है कि जो चौराहे हैं, जो शहर के चौराहे हैं, उन पर भी नियमानुसार पुलिस बल लगाया गया है ताकि कांवड़ यात्रा को किसी तरह की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़ सके। इंडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सैकड़ों बीघा जमीन पर बिना मानचित्र, स्वीकृति और मानकों के बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग और प्राधिकरण की टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में हाईवे 34 के किनारे करीब आधा दर्जन अवैध प्लॉटों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में नियमानुसार विकास और भूमि संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इटावा में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास से जुड़े हालत और उसके हालात पर चिंता बढ़ गई है। दरअसल पढ़ाई के बजाय अब छात्र गुंडाई और हिंसा के लिए जाने जा रहे हैं। देर रात नशे के इंजेक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया, जिससे मेडिकल संचालक की पिटाई और सैकड़ों छात्रों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इटावा जिला अस्पताल के सामने आरओ मेडिकल पर हुए इस हंगामे में पुलिस को पीछे हटना पड़ा और दंगाई भीड़ में से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिनके परिवार के अधिकारी जो है पद पर तैनात है। और घटना की कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। आरोप है कि हॉस्टल में नशे और चैनिंग सिस्टम के जरिए छात्र पल भर में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस की नाकामी और कॉलेज प्रशासन की सख्त निगरानी की कमी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना ये थी कि लगभग 11:20 पे हम लोग, मैं बैठा था, मेरे 2 मित्र मेरे क्लोज फ्रेंड बैठे थे, तो 2 लोग आए और नशे का इंजेक्शन मांगने लगे। मैंने बोला ये इंजेक्शन ऐसे ही दिया जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज का हूँ, तुम्हें दे दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे दिया नहीं जाता है, आप अंदर चले जाओ और लिखवा के ले आओ तो मैं दे सकता हूँ आप। फिर मैंने बोला मेरे पास है ही नहीं। तो वो
गाली गलौज करने लगे, कह रहे दे दो मैं कॉलेज का हूँ। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने अब गाली गलौज करने लगे। फिर उन्होंने बोला कि लड़के बुला लूंगा मैं, दूंगा तेरी। तो फिर हम लोगों ने बदतमीजी करने लगे, तो हम लोगों ने फिर बचाव किया अपना। फिर वो लोग हाथापाई करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद काफी लड़के आए, बहुत सारे। तो हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने घरों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। शादी के मौके पर गाड़ी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया और घर की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर ईंट पत्थर भी बरसाए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और दबंगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार धर दबोच किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उरुई कोतवाली क्षेत्र में शराब पीने से मना करने पर एक युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीट दिया गया। मामला झांसी चुंगी का है, जहां बाजार से घर लौट रहे युवक ने देखा कि एक नाबालिग लड़का शराब पी रहा था। युवक ने उसे समझाया, लेकिन गुस्साए लड़के ने अपने साथियों को बुला लिया। लगभग 10 लोगों ने लाठी और सरिया से हमला कर घायल कर दिया। सड़क पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल उरुई में भर्ती करवाया गया, जबकि कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।